अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि जो हम कल बात कर रहे थे केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस की, तो केमिकल रिएक्शंस का जो अगला टॉपिक है वो हम लोग का है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हम लोग 5 टॉपिक्स को पढ़ेंगे। इसमें पहला हम लोग का इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड हम लोग का चेंज इन कलर, फोर्थ हम लोग का चेंज इन टेम्परेचर और फिफ्थ हम लोग का चेंज इन स्टेट। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी केमिकल रिएक्शंस में जो कोई सब्सटेंस जो हम लेते हैं एज ए रिएक्टेंट के रूप में, तो जब वह कन्वर्ट होता है न्यू सब्सटेंस, यानी कि जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। फिर एक बार सुनिए, जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो हम सब्सटेंस लेते हैं जिसको हम रिएक्टेंट समझते हैं या जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, जब वो कन्वर्ट होता है न्यू सब्सटेंस में, यानी जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, तो इसके बीच में जो हम लोग का जो कन्वर्जन होता है रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में, तो इस दौरान जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इन केमिकल्स रिएक्शंस के कुछ फीचर्स होते हैं और इनमें कुछ चेंजेस होते हैं जिन्हें हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं। ये 5 टाइप्स के इसमें हम चेंजेस देख सकते हैं। यानी कि हम ये देखेंगे कि जब कोई भी रिएक्टेंट्स, जब हम कोई सब्सटेंस लेते हैं, जब आपस में वो रिएक्ट करते हैं और केमिकली रिएक्ट करके जब वो एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनमें क्या क्या हो सकता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं उन केमिकल रिएक्शंस के, उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस में। तो जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस वो यहाँ 5 टाइप्स के दिए गए हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस और इसके बारे में हम कुछ इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग पहला टॉपिक इसका इवोल्यूशन ऑफ गैस का। देखिए, जो कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सम केमिकल रिएक्शंस कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब हम कोई केमिकल रिएक्शंस कराते हैं, मतलब हम जब कोई भी 2 रिएक्टेंट्स लेते हैं और जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोडक्ट गैस के रूप में हो। जैसे हम पहला इसमें एग्जांपल देख सकते हैं कि जब हम जिंक ग्रेन्युल्स लेते हैं यानी जेडेन, अगर हम इसका रिएक्शन करा दें, अगर हम H2SO4 के साथ यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हम ये देखते हैं यहाँ से कि हम लोग का बन जाता है ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, और साथ ही साथ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी क्या होती है, उत्सर्जित होती है, इमिट्स होती है यानी कि निकलती है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हम लोग का, ये जो हम लोग का H2 निकला है, ये हम लोग का क्या है, गैस। यानी हम ये देख रहे हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस जब हुआ है किसके बीच, जिंक ग्रेन्यूल्स यानी कि जिंक के जो छोटे छोटे दाने हैं उसमें, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट किए हैं तो यहाँ से हम लोग क्या बन गया, ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, और साथ ही साथ उसमें से गैस भी निकल रहा है एज ए हाइड्रोजन के रूप में। ठीक है, तो इसलिए हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जहां पे जो प्रोडक्ट बनता है उसमें एक प्रोडक्ट गैस भी हो सकता है। आप देखेंगे तो ये Zn हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट, H2SO4 भी रिएक्टेंट होता है, और ये हमारा प्रोडक्ट, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। अगर हम दूसरा इसके साथ अगर HCl ले लें तो यही सेम प्रोसेस होगा। यानी अगर हम Zn प्लस यहाँ से हम HCl ले लें, तो अब हमारा देखिए क्या जाएगा, यहाँ से अगर हम HCl ले लें तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा ZnCl2। क्यों, अब यहाँ ZnCl2 इसलिए क्योंकि Zn जो जिंक है इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 कर देंगे, और प्लस यहाँ से हम लोग का पुनः H2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे भी क्या मुक्त हो रहा है, गैस बन रहा है। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जहां पे हमारा प्रोडक्ट के रूप में एक गैस भी मिल सकता है। इसके बाद अगर हम देखना चाहें, अच्छा एक और बात बता दें, यहाँ पे जो हम ये दोनों ही रिएक्शंस लिखे हैं, तो जब ये रिएक्शंस होते हैं तो इस रिएक्शंस के दौरान इसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। और हमने इस टाइप के रिएक्शंस को आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में भी एक बार एग्जांपल देखने को मिलेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शंस होता है, ऐसा केमिकल रिएक्शंस होते हैं जहां पे अगर हम कोई भी 2 रिएक्टेंट्स ने और आपस में रिएक्ट कराएं, तो उसका जो प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट के बनने के दौरान उसका टेम्परेचर काफी राइज कर जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल में देखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड का जो हम रिएक्शन H2O के साथ कराते हैं यानी कि वाटर के साथ, तो हम लोग का सिलेक्ट लाइम बन जाता है, यानी कि सिलेक्ट लाइम बन जाता है, यानी कि CaOH का ट्वाइस, और वहां पे काफी अधिक मात्रा में हीट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है।
तो ये सेकेंड एग्जाम्पल था। एक और इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर हम इसका रिएक्शन करा दें Mg यानी कि मैग्नीशियम के साथ, तो यहां से हमको लेना पड़ेगा HCl और यहां से अभी हमारा बना देगा MgCl2 और प्लस यहां से H2 पुनः निकल जाएगा और ये हमारा क्या होगा, ये गैस होगा। ठीक है, तो ये हमारा यहां से जो MgCl2 निकला और फिर यहां से हमारा क्या हो जाएगा Mg, यानी कि हमने मैग्नीशियम लिया, इसके साथ डायलूट HCl का रिएक्शन कराया। अब ये भी हमारा रिएक्टेंट और ये भी रिएक्टेंट और यहां से हमारे दो प्रोडक्ट मिल गए, यानी कि पहला MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और फिर हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि अभी हम लोग पहला पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस में। इसमें हमने ये देखा है कि इसमें और इसमें मतलब फर्स्ट और सेकेंड में इसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा, जिसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन इक्वेशंस को हम लोग पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में। पुनः एक बार इसको और हम लोग पढ़ेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात होता है, इसको हम लोग इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को हम लैब में भी करके देख सकते हैं और इसको हम बिल्कुल इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि जो H2SO4 का जो डायल्यूट सोल्यूशन होता है, इसमें जब हम जिंक के ग्रेन्युल्स को डालते हैं तो उसमें छोटे छोटे बबल्स क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं और ये छोटे छोटे जो बबल्स होते हैं यही हमारा क्या होता है, ये हाइड्रोजन गैस होता है। हम चाहे तो इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि ये H2 है कि नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा कि जो हम लोग कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसके सामने अगर हम जलते हुए कैंडल को लेके जाएं तो ये क्या होता है, फट फट के आवाज के साथ हाइड्रोजन जलता है। तो इससे हम इसका टेस्टिंग भी कर सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस बना हुआ है वो हाइड्रोजन ही है कि नहीं है। अब देखिए, अब हम सेकेंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक का, कि फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो इसमें हमको सबसे पहले जानना होगा प्रिसिपिटेट क्या होता है। तो देखिए, प्रिसिपिटेट वास्तव में क्या होता है, जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शंस कराते हैं तो उसमें क्या होता है, कई बार केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो प्रोडक्ट बनते हैं वो सॉलिड हो जाते हैं। ठीक है, तो वही जो सॉलिड प्रोडक्ट बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये प्रिसिपिटेट इज ए सॉलिड प्रोडक्ट which separate out from the solution during a chemical reactions। ठीक है, एक बार पुनः सुन लीजिए कि ये precipitate is a solid product which separate out from the solutions during a chemical reactions। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो सॉलिड, जो कुछ भी सॉलिड फॉर्म होता है प्रोडक्ट के रूप में, वही हमारा होता है प्रिसिपिटेट। ठीक है, तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो कैरेक्टराइज होते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट में। अब इसमें क्या हो सकता है ये हमको देखना है। तो इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो हम इसमें पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसका हम क्या क्या एग्जांपल दे सकते हैं। देखिए, जब क्या होता है पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन जब हम ऐड करते हैं सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, यानी कि हम लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन में हम जब पोटेशियम आयोडाइड को क्या करते हैं, जब उसमें डालते हैं तो ये येलो कलर का उसमें प्रेसिपिटेट बन जाता है जो हमारा होता है लेड आयोडाइड का। ठीक है, इसका अगर हम रिएक्शंस देखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, यहां से देखिए हमारा जो पोटेशियम आयोडाइड है इसको हम लिखते हैं Ki से। ये हमारा पोटेशियम आयोडाइड हो गया। जो हम लेते हैं एक्वस, एक्वस का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसा, मतलब हम लोग लिक्विड सब्सटेंस ले जो पानी में डाल के उसको डिजोल्व करते हैं और उसका सोल्यूशन बनाते हैं, हमारा क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन रहता है। ठीक है, इसके साथ हम लेंगे यहां से हम लोग लेड नाइट्रेट, यानी कि PbNO3 का ट्वाइस। ठीक है, इसके साथ जब ये रिएक्शन करता है तो यहां से हम लोग का बन जाता है PbI2, यानी इसको हम लोग बोलते हैं लेड आयोडाइड। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा यहां से हो जाता है 2KNO3। ठीक है, अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो हम बिल्कुल भी बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे जो हम लोग का लेड आयोडाइड बना है, ये हमारा क्या होगा, ये येलो कलर का, ये येलो कलर का हमारा क्या जाएगा, ये प्रिसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा येलो कलर का प्रिसिपिटेट हो जाएगा, यानी कि
हमने यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन लिया और यह एक्वस सॉल्यूशन जब, और ये भी हमारा क्या था, ये भी हमारा एक्वस सॉल्यूशन ही था। और इसमें जब हम इसके सॉल्यूशन, दोनों ही सॉल्यूशन का जब आपस में रिएक्शंस कराया तो यहाँ पे एक सॉलिड प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, अवक्षेप के रूप में, यानी कि प्रिसिपिटेट के रूप में, जिसको हम लोग बोलेंगे PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड, ठीक है ना। और यही हमारा क्या है, प्रिसिपिटेट है। एक और हम इस पे एग्जांपल देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे रिएक्शन करा दें बेरियम क्लोराइड का, ठीक है, यानी कि BaCl2 का, और इसके साथ अगर हम ले लें डाइल्यूट H2SO4, तो हम ये देखेंगे कि यहां से हमारा बन जाता है बेरियम सल्फेट, ठीक है। और ये हमारा जो होता है, ये हमारा हो जाता है व्हाइट कलर का प्रीसिपिटेट, ठीक है ना, प्रीसिपिटेट, ठीक है। और साथ ही साथ इसके साथ एक और बन जाता है हम लोग का, जो हो जाता है 2HCl के रूप में। तो आप जो भी चाहे वो एग्जांपल ले सकते हैं, समझना बस ये है कि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, अब ऐसा नहीं है कि केमिकल रिएक्शंस हम जब भी कराते हैं तो हमेशा सॉलिड ही बनेगा, या हमेशा गैस ही बनेगा, या फिर लिक्विड बनेगा, या फिर एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। वो क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हम पढ़ रहे हैं। तो हमने फर्स्ट पढ़ा था अभी इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड पढ़ा हम फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, और अब हम बात करेंगे थर्ड का, जो हमने थर्ड पोजीशन पे लिखा था वो था हम लोग का चेंज इन कलर में। तो अब देखिए चेंज इन कलर में भी अभी हम इसी एग्जांपल को देंगे, लेकिन पहले उसको हम लोग देखते हैं चेंज इन कलर। अब देखिए तीसरे नंबर पे हम लोग का चेंज इन कलर, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं चेंज इन कलर, ठीक है। तो चेंज इन कलर में हम लोग क्या देखेंगे, जो थर्ड पोजीशन पे है, कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जो कैरेक्टराइज होते हैं चेंज इन कलर में। यानी क्या होता है कि जो हम रिएक्टेंट लेते हैं उनका कलर कुछ और ही होता है, और जब वो प्रोडक्ट बनता है तो उसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसमें हम पहला एग्जांपल लेंगे कॉपर सल्फेट का, ठीक है। यानी कॉपर सल्फेट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है CuSO4, ठीक है। और ये EQ लिखने का मतलब है एक्वस, ठीक है, यानी कि हमने इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, और इसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है, ठीक है। इसका हमने रिएक्शन करा दिया सॉलिड आयरन के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपको पता होगा कि यहाँ पे आयरन सल्फेट बन जाएगा, यानी कि FeSO4, ठीक है। यानी ये हमारा बन गया यहाँ पे FeSO4, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं आयरन सल्फेट, जो कि एक्वस ही होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको पता होगा कि यहाँ से कॉपर डिस्प्लेस हो गया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया आयरन ने, तो यहां से हम लोग का क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा हम लोग का Cu, ठीक है। अब बात क्या आती है कलर चेंज की, ठीक है। तो हमने देखा कि कॉपर सल्फेट जो था वो ब्लू कलर का था, लेकिन जो हम लोग का आयरन सल्फेट जो बना, ये हम लोग का हो जाएगा ग्रीनिश कलर का। किस कलर का, ये हो जाएगा हम लोग का ग्रीनिश कलर का, ठीक है। यानी सीधे सीधे इसका जो कलर ब्लू था, ब्लू से कैसा हो गया, ये ग्रीन कलर हो गया। दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट का, यदि हम रिएक्शन करा दें साइट्रिक एसिड के साथ, यानी पोटेशियम पर मैग्नेट का होता है KMnO4, ठीक है। यानी KMnO4, सॉरी इसमें N जो होता है वो स्मॉल लिखते हैं हम लोग, KMnO4, ठीक है। और इसका यदि हम रिएक्शन करा दें साइट्रिक एसिड के साथ, यानी साइट्रिक एसिड का होता है C6H8, और O जो होता है हम लोग का 7 होता है, इसको हम लोग साइट्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो जब इसके साथ जब हम इसका रिएक्शंस कराते हैं तो ये बिल्कुल ही कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है, कलरलेस, यानी इसका कोई भी कलर नहीं आता है। इसके साथ साथ बहुत ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको हम देख सकते हैं कि इनका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। यदि हम केमिकल रिएक्शंस देखें, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड गैस और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्लोरोमेट सॉल्यूशन लें, तो इसका जो होता है यहाँ पे भी इसका कलर चेंज हो जाता है, और ये ऑरेंज से ग्रीन कलर में क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे भी ले सकते हैं। अब हम लोग चौथा पॉइंट देखेंगे, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो चेंज इन फोर्थ पार्ट में देखिए हम देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कैरेक्टराइज होते हैं चेंज इन टेम्परेचर। इसका देखिए एक सबसे इजी एग्जांपल बताते हैं। आपने कई बार घरों पे देखा होगा, जो चूना आता है जब उसको हम पानी में डालते हैं
तो खौलने लगता है, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है काफी बढ़ जाता है। यानी कि हम बात करें अगर क्विक लाइन के लिए, यानी क्विक लाइन का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइन, इसको बोला जाता है क्विक लाइन, ठीक है। तो जब हम इसको लेंगे क्विक लाइन और अगर हम इसका रिएक्शन करा दें H2O के साथ यानी कि वाटर के साथ, तो ये हमारा बना देता है स्लैग्ड लाइन, ठीक है ना, यानी कि कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए ये कैल्शियम जो हाइड्रा ऑक्साइड बनता है हम लोग का, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैग्ड लाइन। क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइन, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसमें हम तो पढ़ रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर में, तो इसके साथ साथ बहुत ही अधिक मात्रा में हीट भी निकलता है, ठीक है। एक सिंपली और हम एग्जांपल ले सकते हैं, अक्सर देखते होंगे चावल की दुकान पे वो कोयले को जलाते हैं, ठीक है। तो जब कोयला रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये हमेशा उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लेकिन इसके साथ साथ अत्यधिक मात्रा में हीट भी क्या होता है? निकलता है। ये दो ऐसे एग्जांपल है जो हम इजीली देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें कहीं साइंस लैब में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि हम कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं H2O के साथ, तो यह हमारा क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसको हम लोग स्लैग्ड लाइन बोलते हैं। और ये हमारा क्विक लाइन हो गया, क्विक लाइन। अब यहां से इसके साथ साथ हीट भी निकलेगा। जब हम लोग यहाँ से कार्बन लिए और कार्बन के साथ जब हम रिएक्शन करा दिए किसका? ऑक्सीजन के साथ, यानी कार्बन को एयर के प्रेजेंट में जब हम इसे जलाते हैं, बर्न कराते हैं, तो इसमें से हमारा बन जाता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। एक बात याद रखिएगा, कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन हो जो केमिकल रिएक्शन के होने के बाद अगर वहां पे हीट निकलता हो काफी मात्रा में, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी इस केमिकल रिएक्शंस को हम लोग नाम एक दे सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। यानी फिर सुन लीजिए, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जहां पे अगर केमिकल रिएक्शंस जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके कोई एक प्रोडक्ट बनाते हो और उसके साथ साथ अत्यधिक मात्रा में हीट अगर क्या होता हो? प्रोड्यूस होता हो, तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जस्ट इसके विपरीत अगर हम कोई ऐसा केमिकल रिएक्शंस कराते हो जिनके केमिकल रिएक्शंस करने के लिए हमें हीट की जरूरत पड़ती हो, यानी कि वहां हीट एब्जॉर्ब करना पड़ता हो, लेना पड़ता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस बोला जाता है, ठीक है ना। यानी कि ये हम लोग एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, और वो जहां पे हीट एब्जॉर्ब किया जाएगा वहां पे हम लोग का एंडोथर्मिक, यानी जहां हीट प्रोड्यूस हो वहां एक्सोथर्मिक, और जहां हीट लिया जा रहा हो वहां पे एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। और अब हम लास्ट इसका पार्ट देखेंगे, चेंज इन स्टेट, ठीक है। तो चेंज इन स्टेट में क्या होता है? देखिए, जो अभी हम बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर का, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम इन्हीं दो एग्जांपलों से काम चलाएंगे, नहीं तो अगर हमको देखना हो तो इसके साथ साथ बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। अगर एक और हम एग्जांपल देखें चेंज इन टेम्परेचर का, तो अगर हम रिएक्शन कराते किसका? Zn प्लस H2SO4 का, यानी कि यहां से हम लोग का जिंक ग्रेनुल्स हो गया और H2SO4 का मतलब हो जाएगा हम लोग का सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां से हम लोग ये देखेंगे कि इसके साथ साथ अभी हमने इस रिएक्शन को लिखा था, हम लोग का बन जाएगा ZnSO4 प्लस, हमने ये देखा था कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा, साथ ही साथ यहाँ से कुछ हीट भी प्रोड्यूस होता है। यानी ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? चेंज इन टेम्परेचर का, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग चेंज इन स्टेट, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। यानी हम ये कर सकते हैं कि सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन स्टेट। बस यहां से हमको क्या कर देना है? स्टेट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को जो पढ़ना है, इसमें बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ना होगा, और एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं वैक्स के बारे में। आपने वैक्स यानी कि कैंडल यानी कि मोम देखा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम एक मोम को जलाते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि वह मोम वाटर में कन्वर्ट तो होता ही है, मतलब उसमें वाटर में कन्वर्ट नहीं होता, मतलब यह है कि उसमें वाटर वेपर के साथ साथ
उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या होती है, फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो जब वैक्स सॉलिड होता है और जब वह क्या होता है लिक्विड रूप में आता है, और साथ ही साथ उसमें से जब क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, यानी यहाँ पे उसका स्टेट चेंज हो गया, यानी वो था किसमें, सॉलिड में। और जब वह वैक्स क्या हुआ, जब मेल्ट हुआ यानी कि लिक्विड फॉर्म में आया, तो वह हमारा क्या हो गया, उस मतलब सॉलिड से किसमें आ गया, लिक्विड में, और साथ ही साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन गया। इसका मतलब है कि जब भी हम कोई कंबूशन होगा, मतलब इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द कंबूशन रिएक्शन ऑफ द वैक्स, इसका फिजिकल स्टेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वह सॉलिड से किसमें जा रहा है, लिक्विड एंड गैस में। यानी इससे सीधा सीधा ये पता चल रहा है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जहां पे उनका स्टेट भी चेंज हो सकता है, ठीक है। एक और हम यहाँ से बात कर सकते हैं कि जो कंबूशन रिएक्शंस होता है किसका, कैंडिड वैक्स का, यह कैरेक्टराइज भाई है हम लोग किसमें, चेंज इन स्टेट में, क्योंकि सॉलिड से जाता है लिक्विड और गैस में ये चेंज होता है, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक नया पदार्थ भी बन जाता है हम लोग का, जो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके बारे में हम लोग पहले ही बताया था कि जो वैक्स या कैंडल होता है ये हमारे दोनों टाइप्स के केमिकल और फिजिकल दोनों ही चेंज को रखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर आर सम केमिकल रिएक्शंस व्हिच कैन शो मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक, यानी कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं जो एक से ज्यादा क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं, ठीक है। और ये जो हमने अब तक पढ़ा था ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक था किसका, केमिकल रिएक्शंस का, जिसमें हमने 5 टॉपिक्स पढ़ा, 5 हमने पढ़ लिया यहाँ से। और 5 पढ़ने के बाद अब जो हम पढ़ने डिस्कशंस करने जाएंगे इसमें हमारा होगा केमिकल इक्वेशन, यानी हम सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है, फिर केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, और उसके बाद से केमिकल इक्वेशंस के टाइप्स क्या होते हैं, और वहां भी हम लोग केमिकल इक्वेशंस के 5 टाइप्स पढ़ेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा इसमें रेडॉक्स रिएक्शंस होंगे, यानी कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यह पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं।